समझा ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ रंग सारी दुनिया का संगी ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ माँ ठंडिया माँ ठंडिया हो या माँ ठंडिया ਮਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹੋਂ बोली नहीं गंदी बोली नहीं गंदी ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ तेरी मुँह बोली नहीं गंदी ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਮਾਂ सदों से लड़ने ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ से लड़ने ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ दुनिया तो चंगी तेरी माँ लगदी है ਮੈਨੂੰ सारी दुनिया तो चंगी तेरी माँ लगदी है ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ठंडिया 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 तो जनाब ये था पंजाबी सॉन्ग जो कि माँ को एक ट्रिब्यूट था। तो उसे मैंने सुनाया आपको और उसे सुनकर मुझे अपनी वालदा मरहूमा जो है वो याद आ गई। अब मैंने अपनी वालदा के बारे में पहले तो आपसे काफ़ी बार बात की है, तो मैंने कहा दोबारा जो है आज याद आ गई है उनकी, तो दोबारा आपकी रिवाइव करता हूँ। इस सॉन्ग के अंदर भी वही कुछ बताया है कि जो बेटा अपनी माँ को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। बेटे उस वक्त तो नहीं समझते हैं ना, जब छोटे हों और स्पेशली जब जवान हो और खून जवानी का जोश मार रहा हो तो माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, अपने फादर की बात को भी नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब उम्र थोड़ी और बड़ी हो जाए, 40 क्रॉस कर जाएं, उनके अपने बच्चे हों, तो पहला बच्चा जब होता है तो बंदे को पता चलता है कि यार ये जो बच्चा है ये जितना मुझे अच्छा लगता है, तो सोचो मैं भी तो अपने माँ बाप को उतना ही अच्छा लगता हूँ जब मैं भी छोटा था, बल्कि अभी तक लगता हूँ। और बेटों को और बेटियों को ये पता होता है, जो समझदार होती हैं, कि चाहे बेटा जो है 70 साल का भी हो जाए, 60 साल का भी हो जाए, 80 साल का भी हो जाए। अब यहाँ कनाडा में कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल है, 95 साल है, वो अभी तक उनके बेटे जो हैं, कोई 60 साल का एक केस हुआ था, अदालत में गए थे, तो वो अपने 60 साल के बेटे को, वो कोई बीमारी उसको हो गई है, उसके लैब टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए बाप जो है अपनी गाड़ी ड्राइव करके जो है, ही इज़ 95, वो लेकर जाता है। तो उससे कहीं रोड पर टर्न करते हुए जो आगे रेड जो लाइट्स थी, लेकिन अब 95 साल की एज है और बेटा गाड़ी में पड़ा हुआ है, उसको लेबार्टी में टेस्ट के लिए ले जाना था, तो उस जल्दी में उसने वो रेड लाइट्स नहीं देखी और उसको जो है वो क्रॉस कर दिया और जज उस पर फ़ाइन हुआ, तो वो अदालत में चला गया। तो जज जो है
और मशहूर आपने देखा होगा यूएसए के जज हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनकी वीडियोस अक्सर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब एक और लेडी है, वो भी इसी तरह से कुछ करने लगी हैं। तो वो फिर उससे पूछता है, जब उससे पूछता है तो कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसका सारा फ़ाइन जो है उसको वो माफ़ कर देता है। वो बड़ा इमोशनल है, आप उसको सर्च कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि और बेटे और बेटियां जो हैं, बेटियां तो बेचारी आपको पता है निमाणी होती हैं, पंजाबी का वर्ड है। बेटियां तो ज़्यादा समझदार होती हैं, और आजकल वैसे भी कहा जाता है कि बेटियां जो है आखिर तक माँ बाप के काम आती हैं। काम तो खैर अच्छे बेटे भी आते हैं, लेकिन बेटों के लिए कहा जाता है कि द सन इज़ अ सन टिल ही मैरीज। कुछ केसेस में सही होता है, लेकिन कुछ केसेस में सही नहीं भी होता। कुछ बेटे बहुत लायक और अच्छे होते हैं, और वो आखिर तक अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और तमाम मज़ाहिब में भी इस बात का कहा गया है और ज़ोर दिया गया है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप जो हैं एक बरगद के दरख्त की तरह होते हैं, और उनका साया अगर आपके सर पर हो और अगर आपके घर पे हों, तो समझें कि रहमतें और बरकतें और ब्लेसिंग्स जो हैं वो गॉड की आपके घर पर बारिश होती रहती है उनकी, और आप सब प्रोटेक्टेड रहते हैं उनकी दुआओं की वजह से। वो मुंह से भले दुआ ना करें, लेकिन दुआएं तो, सच्ची दुआएं तो दिलों से निकला करती हैं, वो ऑटोमेटिक होती हैं। बेटे और बेटियां या बेटे या घर में और जो भी फैमिली मेम्बर्स है, बहू हो, बेटा हो, ग्रैंडसन हो, वो जितना माँ बाप का, बड़ों का ख्याल रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक दुआएं जो है माँ और बाप के अंदर से निकलती हैं, और वो फिर वो घर पर उसका सारा होता है। जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको पता है, उनको फील होता है। तो अब इस सॉन्ग में यही ट्रिब्यूट किया है बेटे ने, और उसको बताता है कि मेरी माँ ने सारे दुख जो हैं और मेरे जो काम थे बुरे, वो भी बाप से छुपाए और अपने सर पे ले लिए कि ये मैंने किए हैं। जब कोई और बात हुई थी, वही पुलिस का मामला हुआ था, तो माँ ने अपने पूरे जेवरात निकाल के जो है बेटे के हवाले कर दिए और उसको दे दिए कि जाओ और पुलिस से अपनी जान छुड़ाओ। आपको पता है पुलिस का जब मामला हो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो हर जगह पर सीन जो है एक सा ही होता है। तो अपनी वालदा के बारे में बता रहा था, जब मेरी आँख खुली और छोटे से गांव डेगान बुरगड़ी में, तो उस वक्त मेरी वालदा जो है, हम सब बहुत गरीब थे। मेरा जन्म जो है एक जो सिंधी में कहते हैं कखन जी झुगी, तो वो जो लकड़ी के तिनकों से बना हुआ एक झोंपड़ा था, उसमें मेरा जन्म हुआ था। उस झोंपड़े के साथ एक और भी बना हुआ था कमरा, या बड़ा समझ लें कि बैठक टाइप की चीज़ थी। वो लकड़ियों से नहीं बनी हुई थी, वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, और वो ज़रा बेहतर थी, लेकिन उसमें हम लोग बड़े कम जाते थे। उसमें सामान वगैरह रखा हुआ था स्टोर के तौर पर, कभी कभार चले भी जाते थे, लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइम जो है किचन भी चौके झोंपड़े के अंदर ही था। सर्दियों में, बारिशों में झोंपड़े में रहते थे। सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही कमरे में रहते, जब भी मोहब्बतें होती थी। आजकल तो बच्चे जो है घर के अंदर जो है, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के अलग अलग कमरे हैं, चारों में एसी लगे हुए हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद है, अंदर से कुंडियाँ बंद है, मोबाइल उनके पास हैं, टीवी अपने हैं, लैपटॉप अपने हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर से माँ आके पूछती है बेटा क्या कर रहे हो, रात के 4 बज गए हैं, तो बेटी या बेटा कहता है अम्मी मैं स्टडी कर रहा हूँ, सुबह को मेरा पेपर है, सुबह को ये है। पता चला बेटे तो अंदर जो है वो चैटिंग कर रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से जो है लगे हुए हैं। पढ़ाई वढ़ाई क्या हो रही है, सबके केसेस में नहीं है, कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं। कि अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे पता चलता है, जब वहाँ पर रात के 5 बजते हैं तो यहाँ मेरे यहाँ दिन के 2 बजते हैं, तो मुझे पता चलता है। तो कभी कभी मैं उनको डांट देता हूँ कि सोओगे नहीं, तो अक्सर बच्चे तो कहते हैं जैसे ही देखते हैं सर ऑनलाइन तो फ़ौरन भाग जाते हैं, या उन्होंने वो लगाया हुआ है जिसमें वो मुझे नज़र ही नहीं आते ऑनलाइन। ऐसा होता है व्हाट्सअप में, आपको पता है, मुझे नहीं पता होता है नहीं। तो मेरी वालदा जो है उस वक्त एक स्कूल में जो है वो बहुत ही छोटी जो है मुलाजमा की हैसियत से, छोटा तो बड़ा कोई काम नहीं होता, आपको पता धंधा छोटा बड़ा कोई नहीं होता। बुरा काम तो वही होता है जो आप बुरा काम करते हैं। जो क्राइम है वो बुरा काम है, जो गुनाह है वो बुरा काम है। लेकिन कोई भी काम जो है जो आप अपने हिलाल की रोज़ी के लिए कर रहे हैं, वो बुरा या अच्छा नहीं होता। सब वो भी बुरे वही होते हैं जिनके अंदर अगर आप किसी से सूद ले रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और कोई अगर आपका किसान है, कोई मज़दूर है, आप फैक्ट्री ओनर हैं और ज़मींदार हैं, और अगर सही हक उनको नहीं दे रहे हैं, तो वो बुरा काम है। अदरवाइज़ कोई भी बुरा काम नहीं होता। तो मेरी वालदा जो है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के अंदर जो मुलाजमा थी,
गर्ल्स स्कूल में बड़ी मेहनत करती थी। उस वक्त उसकी तनख्वाह मेरा ख्याल है शायद 15 रुपये थी या 12 रुपये थी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1952 की। मुझे मेमोरीज़ हैं 1955 से लेकर, मैं 3 साल का था उस वक्त तक की मुझे बिल्कुल क्लियर मेमोरीज़ हैं। और लोगों को हैरत है, जो लोग मैं उस वक्त थे, मेरे मामू थे, वो मुझे कंधे पे उठाकर घुमाया करते थे। तो मैं उनको जब बताता हूँ कि आप मुझे कंधे पे उठाकर यहाँ से वहाँ तक ले जाया करते थे, फिर तो वो बड़े हैरान हुए। अब वो उमरकोट में रहते हैं, वो धर्म के हमारे मामू थे। तो उन्होंने कहा मामा मूलचंद, उन्होंने कहा भाई जेठा तूने कमाल कर दिया, हमने तो 1955 में डेंगान भुरगड़ी छोड़ ही दिया था, हम उमरकोट आ गए थे। तुम्हें भी ये बातें किसने बताई? मैंने कहा किसी ने नहीं बताई, मुझे तो याद है। वो परेशान हो गए। मैंने कहा आपका घर फलां जगह पे था, दड़े के ऊपर था, मतलब टीले के ऊपर था। तो उन्होंने कहा भाई मैं उस वक्त तो आप 3 साल, पौने 3 साल के थे। मैंने कहा मुझे तो याद है। तो उस वक्त से मेरी मेमोरीज़ हैं। मेरी वालदा रोज़ जाती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे। फिर पूरे इस स्कूल में जो है झाड़ू लगाती थी। कच्चा स्कूल था, फर्श कच्चा था, उसके बाहर जो है पूरा मैदान वो कच्चा था, उसको झाड़ू लगाती थी। उसको दमे की बीमारी भी थी, जो है जिसे एस्मा कहते हैं, और लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसको एस्थमा कहते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एस्मा है। तो दमा उनको था। और फिर मेरी बहन जो है छोटी मेरे से, सीता जो है, इस वक्त वो जोधपुर में रहती है, सीता कुमावत जो है, उस वक्त हमको सीता बाई कहते थे। वो मेरी वालदा की मदद करने के लिए साथ जाती थी और काम में उसकी हेल्प करती थी। तो उस वक्त का ज़माना है, अभी भी आपको पता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेस जो है बड़ी अच्छी थी, मेरे माँ का बड़ा ख्याल करती थी, हम सबका बड़ा ख्याल करते थी। और उनके भाई जो है, एक ख़ास तौर पर नवाज़ शेख जो है, वो मेरा क्लास फेलो भी था और मेरा बड़ा दोस्त था। अब काफ़ी अरसे से उसकी मुलाकात नहीं हुई, शायद हैदराबाद या मीरपुर ख़ास में रहता है। उससे बड़ी यादें हैं और बड़ी हैं, कभी मौका मिलेगा तो उसका इंटरव्यू लेकर आपको दिखाऊंगा। तो बड़ा काम करती थी, मट्टी उनके नाक में जाती थी, सांस की बीमारी थी, फिर मुंह पर दुपट्टा बांधती थी। लेकिन उसके अलावा जो एक ख़ास बात यह है कि फिर वो हेडमिस्ट्रेस के घर पे भी पूरे घर को झाड़ू लगाना, बड़ा घर था। और छोटे शहरों, छोटे गांव में आपको पता ज़मीन की तो कमी नहीं होती, लंबा चौड़ा घर था, उसके झाड़ू लगाना। फिर उनके पीछे सहन था जिसमें जानवर थे, उस सारे को झाड़ू लगाना, घंटों उनको लग जाते थे। अब वो नहीं काम करे एडमिनिस्ट्रेशन का तो भी मुसीबत है, अगर करे तो बीमारी या तकलीफ़ उनकी बढ़े। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, तो वो सारा वो कुछ करती थी। मेरी बहन भी साथ जाती थी। नतीजा क्या हुआ, वो मेरी वालदा को आखिर वही बीमारी जो है, वही मट्टी गई उनके नाक में। और फिर वो आखिर में 50 साल की हुई और हम टंडो जालमा में चले गए थे। मेरी वालदा का जॉब वहाँ का ख़त्म हो गया था, डेगान का। और फिर उनको लकी थे हम कि उनको दूसरा जो है एक लेटर आ गया कि आपको वो जॉब तो आपको ख़त्म किया, उसकी पेंशन ग्रेजुएटी आपको मिलेगी, लेकिन नई नौकरी हम आपकी लगा रहे हैं, वो फ्रेश होगी, पिछली से कंटिन्यूस नहीं होगी। टंडो जाल मोहम्मद के गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल में, वहाँ पर आप जाना चाहें तो हमें बताएं। वो सीट हमने आपकी पुरानी जो है आपका नौकरी को जहन में रख कर की है। तो हम लोगों ने हाँ की। मेरे मामों से मशवरा, हम फ़ौरन चले गए। उसी वजह से फिर मेरी पढ़ाई जो है वो टंडो जाल मोहम्मद में मुमकिन हुई, 7वीं से लेके और 10वीं तक। और फिर 11वीं 12वीं मीरपुर खास में, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में तो नहीं जा सका। बहरहाल लंबी कहानी है, मेरी वालदा की वजह से ही मैं पढ़ सका। और हम लोग इतने गरीब थे कि मेरी वालदा जो है लाल मिर्चें पीसा करती थी चक्की के अंदर, दालें जो है वो चक्की के अंदर पीसा करती थी। और जो सारियाँ हैं, चावल जो है उनको साफ़ करके छड़ के कूट कूट के वो किया करती हैं, और सारे आटे पीसती थी। अब मिर्चें, लाल मिर्चें पीसना आपको पता मजाक नहीं है। नाक के ऊपर वो कपड़ा मजबूत बांधना पड़ता है, उससे सांस घुटता है। मजदूरी थी, क्या क्या करें। वो उसको 1 किलो मिर्चें पीसने के पता नहीं 4 आने या 8 आने मिलते थे, लेकिन वो कहती थी चलो ये रोज़गार है। फिर डंडो जानमंद आए तो मेरी वालदा जो है खींचिए बनाती थी, चावल के पापड़ जिन्हें कहते हैं, वो बना के उनको तल के और साथ में मसाला दे के मेरे वालिद को देती थी। वो बेचा करते थे स्कूल में भी, छुट्टी के अंदर, रिसेस के अंदर। और फिर बाद में जो है शहर में एक ख़ास जगह पर कोने पर बैठकर, ज़मीन पे बैठकर उसको बेचा करते। मैं जब ये सब देखता था मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था कि मैं कैसा बेटा हूँ कि मेरा फादर जो है यहाँ गली के अंदर ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है और खींचे बेच रहा है, पापड़ बेच रहा है। लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त मैं खुद स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, पहले कॉलेज में था,
फिर मैंने भी बहुत से और जॉब किए, वो अलग कहानी है। बहरहाल मेरी वालदा ने बड़ी तकलीफ़ें देखी, बड़े दुख देखे, बड़ी लंबी हमारी फैमिली थी। मेरे से बड़े मेरे 2 बड़े भाई थे, जो है वो दोनों की डेथ हो गई। 2-2 साल के हुए दोनों भाई, और दोनों का इंतकाल हो गया एक ही बीमारी में, जो है टिटनेक्स जिसको कहते हैं। तो उस वक्त उसकी कोई कुछ नहीं था, उनके सरों के ऊपर उन्होंने बीड़ी जो है उसको अच्छी तरह फूंक के और फिर जलाया उनके सरों को, तो सही नहीं जले। वही बीमारी फिर मुझे भी हुई, उनके बाद मैं हुआ, बड़ा लाडला हुआ। सब ने मिल के मुझे बड़ा स्पॉइल किया, लेकिन स्पॉइल हुआ नहीं, फाइनली जो है ठीक ही रहा, आपके सामने हूँ। तो वो मुझे भी सर पे जलाया, मेरे कज़न है प्रताप राय, उनको भी जलाया हुआ है। मेरे छोटे भाई जो हैं उनको भी जलाया था, पता नहीं लगता है ख़ानदान में ये बीमारी थी। मैं तो बच गया, रब ने मुझे बचा लिया, शायद पिटारो में टीचर बनने के लिए और आप सबका जो है सर खाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो मेरी वालदा ने बड़े दुख देखे, बड़े देखे। फिर टंडो जानमन में उनका जॉब जो है, जब मुझे पिटारो की नौकरी मिल गई तो मैंने अम्मी को, पहले तो अम्मी मानी नहीं, उसने कहा नहीं बेटा तुम वहाँ करो, मैं इधर बैठी हूँ, बड़ी खुश हूँ। टंडो जानमन में पड़ोसियों और सब लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, मुझे पिटारो में रह नहीं सकूँगी, वहाँ मेरी लोगों से है या लोहा है नहीं होगी, ये भी होगी। लेकिन अल्टीमेटली उनकी सेहत इतनी ख़राब हुई, और फिर मेरे छोटे भाई के मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हुए, उसकी उन्होंने शादी ज़बरदस्ती कर ली, बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। अब मैंने कहा मैं बार बार कितना हूँ, महीने में एक बार तो मैं जाता ही था वहाँ पर। फिर मैं अपने बच्चों को जब ले गया, क्योंकि मेस का खाना खा खा के जो है वो, पहले हमारी अपनी मेस थी अलग से, वहाँ तो ठीक हम अपनी मर्ज़ी से बनवा लेते थे। फिर वो मेस भी नहीं चला सके, जैसा होता है हम लोग देसी लोग जो हैं, तो कोई क्या कह रहा है तो उसने सबने कहा अच्छा ठीक है छोड़ो, सब ख़त्म करो। फिर प्रिंसिपल शुक्रुद्दीन साहब ने हमें फैसिलिटी ये दी थी, कैप्टन शुक्रुद्दीन साहब ने हमें एक स्पेशल कुक प्रोवाइड करके दिया था टीचर्स को। हम लोग उस वक्त स्टाफ क्लब में रहते थे पिटारो के, कैडेट कॉलेज पिटारो के। तो बड़ा अच्छा था, मैंने भी उसको रन किया, और भी टीचर्स ने उसको रन किया, जो कि एक किस्म के सेक्रेटरी जो होते थे उस मेस के। पैसे बड़े कम आते थे, एक एक डाइट जो है उसके तकरीबन 1 रुपया आता था, या 1 रुपया 25 पैसे, लेकिन लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं था। बहरहाल वो ख़त्म हुई। फिर वो मेस का खाना खाने के लिए हम जो परेशान हुए, उस पर स्पेशली ये होता, गर्मियों के दिनों में आप जाएं मेस में, आप लंच करें, थोड़ा सा हैवी कर लेते थे, उस वक्त यंग थे और खा लेते थे अच्छा। हालांकि नहीं, उसके बाद जो वहाँ मेस से चलकर और स्टाफ क्लब तक का जो चल कर आना था पाँव पर जो है, वो एग्जॉस्ट था। खाना खाने के बाद आप चलें, भले कितने भी स्लो, गर्मी ऊपर से, मई का महीना और अक्टूबर का महीना बड़े जालिम होते हैं पिटारो में। आप अभी तो मैं पिछले साल गया था तो मैंने देखा वहाँ पर 22 में कि वहाँ पर मार्च अप्रैल वो भी बहुत ज़्यादा हॉट है, दरख्त के नीचे खड़े हैं तो सही हैं, तो काफ़ी एसी लग गए हैं हर जगह पर। तो कट शार्ट, मेरी वालदा ने बड़ी तकलीफ़ें देखी। फिर मैंने उनको जो है 1980 में ज़बरदस्ती रिटायर किया। वो बड़ी नाराज़ हो रही थी कि नहीं करो, मैंने कहा नहीं अम्मी, अब मैं आपको मज़ीद यहाँ अकेला नहीं रख सकता, मेरी फैमिली भी वहाँ मैं पिटारो ले गया हूँ, 79 में ले गया था मैं। और मैंने कहा पीछे यहाँ कोई नहीं, आपको बुखार है। और अल्टीमेटली उनकी वो बीमारी जो है वो एस्मा की बीमारी जो है कन्वर्ट हो गई टीबी में, और मैं उसका इलाज करवाता रहता था। वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर मोहनलाल साहब, अभी वो स्टूडेंट ही थे, अब पहले साल में ही आए थे वो एमबीबीएस के। तो उन्होंने, मेरी माँ जो है उसको रेगुलर उनका इलाज करना शुरू किया। वो वीकली या बाई वीकली आते थे टंडो जानमंद वहाँ जामशोरों से। इंजेक्शन्स वगैरह लेके मैंने सारे घर पे रख दिए थे, लेकिन मेरी वालदा वो इंजेक्शन्स भी नहीं लगवाती थी और वो दवाएं भी नहीं खाती थी कि जेठे के पैसे खर्च हो रहे हैं। वो मुझे फिर मेरी बेगम ने मुझे बाद में बताया, जब पिटारो आ गई थी, कि आपकी वालदा वो दवाएं वगैरह तो नहीं लगवाती थी, कहती थी मेरे बेटे पे जेठे के ये पैसे खर्च होंगे, वो कमाता है, बड़ी मुश्किल से फैमिली है, मैं तो वैसे ही चली जाऊंगी, मेरी जो हालत है। तो अब ये माएँ और क्या कुर्बानी दे सकती हैं कि अपनी दवा भी यूज़ नहीं कर रही, इंजेक्शन ट्यूबरक्लोसिस के नहीं लगवा रही हैं, मेडिसन्स भी नहीं खा रही हैं कि बेटे के पैसे खर्च होंगे। तो ऐसी माँओं को आप जो है जितना भी ट्रिब्यूट पेश करें, आप, मुझे पता है दुनिया में ऐसी ही माएँ होती हैं, और लोगों की माँओं ने हो सकता है उनके लिए इससे भी बहुत ज़्यादा किया हो, लेकिन मेरी माँ ने जो कुछ किया है मैं कभी उसको फॉरगेट नहीं कर सकता। वो चली गई अल्टीमेटली, टंडो जानमन से अलग होने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी,
और 80 में मैं उनको लेकर आया। पहले हैदराबाद में रही मेरी बहन के पास, छोटी बहन थी, मेरी सबसे बड़ी बहन थी, लेकिन वहाँ फिर उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई। बहनें चाहे कितना भी केयर कर, उसको ये था कि मैं अपने बेटे के साथ रहूँगी, अपनी बहू के साथ रहूँगी, मेरे पोते पोतियों के साथ रहूँगी। फिर मैं उनको पिटारो ले आया था, वहाँ पर बड़ी खुश रहती थीं, बच्चे भी साथ थे। मैं उनको पेरेंट्स डे पे लेकर जाता था। हालांकि उनकी ड्रेस जो है वो मारवाड़ी थी, जोधपुर की और बारवेड़ राजस्थान की। मैंने कभी केयर नहीं की। हमारे यहाँ जो भी आया, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि शलवार कमीज़ पहन के आओ। मैंने कहा भाई हर किसी का अपना ड्रेस है, ये आपका अपना कल्चर है। आजकल आप देखें वही बच्चे राजस्थान के चूड़े पहन रहे हैं, हमारे सारे फैशन में आ गया। साड़ियाँ भी पहन रहे हैं, चोलियाँ भी पहन रहे हैं, घाघरे भी पहन रहे हैं। यहाँ भी लोगों ने घाघरे और वो सारी चीज़ें पहनी हुई। अब इन हो गया। उस वक्त वो पहनते थे तो वो लोग कहते थे ये जाहिल है या क्या है। आई नेवर केयर्ड फॉर ऑल दीज ब्लडी थिंग्स। कौन कहता है मुझे क्या? जो हमें अच्छा लगता है हम खुद करेंगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लोग क्या कहते हैं हमें उनसे क्या कहता है। अब मुझे ये व्लॉग जो है बड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से और फैमिली से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली और दोस्तों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप अपने पेरेंट्स और सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।